हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया, यूनिवर्स। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा नेचर ऑफ मैटर और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे हम लोगों ने कंप्लीटली मिल गया, आपको दे दिया। ठीक है, तो आप सबको मिल गया होगा एक बहुत ही अच्छा सा नोट्स की तरफ, बहुत ही अच्छा सा टाइप किया हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एक किताब की तरफ पीडीएफ मिल रहा है आपको, कोई भी पैसे नहीं देने। करना क्या, बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पे सारी पीडीएफ अवेलेबल होंगी। तो ये भी साइंस की क्लास 4 है जिसमें सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यूनिवर्स। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा, खाली साइंस पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलेगा, इसके अलावा हमको और भी चीज़ें पढ़नी है। तो सभी क्लासेस की टाइमिंग तो आपको पता ही है, देखो। लेकिन उसके अलावा एक चीज़, हाँ, हमको डेली प्रैक्टिस भी करना है और इंग्लिश भी पढ़ना है। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए ये जो सेकंड चैनल है नीचे देखो, ट्रिकी इंग्लिश। ठीक है, दो चैनल का यहाँ पे मैंने जिक्र किया है। पहले तो इंग्लिश के लिए ट्रिकी इंग्लिश, ये भी देखो मेरा ही चैनल है। मैं यहाँ पे लगातार कोस्ट गार्ड एयरफोर्स की इंग्लिश की वीडियोस, ग्रामर की बड़ी बड़ी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, कोई 40-46 मिनट की। ठीक है, और कंप्लीटली डीप में उसमें ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। तो इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ट्रिकी इंग्लिश का। और देखो A to Z मॉक टेस्ट, मैंने एक नया चैनल बना दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि एक ही चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोज आती है तो नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे खाली हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, कोस्ट गार्ड एग्जाम का, एयरफोर्स एग्जाम का, नेवी एमआर का, सारे एग्जाम का। ठीक है, इवन हम लोग एनडीए वेनडीए भी घुसेंगे बहुत जल्दी, एसएससी जीडी के लिए भी स्टार्ट करेंगे इसमें बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट। तो जाओ दोनों, मतलब ये चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फटाफट सब्सक्राइब करो दोनों को। अभी हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्स। अच्छा, यूनिवर्स का नाम सुनते ही लगता है कि देखो काला काला सा नजर आने लगा। ठीक है, तो इसलिए बैकग्राउंड भी काला काला सा है। तो यूनिवर्स के बारे में जब पढ़ेंगे हम लोग तो क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या है, तो सबसे पहले क्या है समझो, वो पृथ्वी, अंतरिक्ष, तारे, आकाशगंगा या मंदाकिनी तथा सभी खगोलीय पिंडों के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। कहने का मतलब यूनिवर्स क्या है, द ग्रुप ऑफ अर्थ, स्पेस, स्टार्स, गैलेक्सी और गैलेक्सीज। ठीक है, मतलब आकाशगंगा या फिर मंदाकिनी सेम चीज है, तो इंग्लिश भी तो वही होगा ना इसका। एंड ऑल सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड यूनिवर्स। ठीक है, मतलब जितने भी आकाशीय पिंड है ब्रह्मांड में, ठीक है, मतलब यूनिवर्स में एक तरीके से जितने भी चीजें हैं उन सबको मिला के बात किया जाए तो उनको हम लोग यूनिवर्स कहते हैं। ठीक है ना, वही ब्रह्मांड होता है, मतलब जहाँ पे हर चीज आपको देखने के लिए मिले, आकाशीय पिंड। जैसे पृथ्वी भी एक आकाशीय पिंड है, आकाश में देखो घूम रहा है सूर्य के चारों ओर। और वैसे वैसे क्या सूर्य क्या है आगे क्या, हम बहुत कुछ जानेंगे। अभी पहले ध्यान से देखो, हमने यूनिवर्स का एक डेफिनेशन पढ़ा। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं ये कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी क्वेश्चन पूछता है। द स्टडी रिलेटेड टू द यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। ठीक है, इवन आपको साइंस में भी पूछ लेगा और ये आपको जीके में भी तो पूछ सकते हैं, और साथ में आपको इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछ लेता है। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आगे देखो, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी, मतलब कितनी गैलेक्सीज हैं, लगभग 100 अरब हैं। ठीक है ना, तो सोच लो कितना बड़ा होगा। और प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं। ठीक है, मतलब जितनी देखो हमारी जो है ना यूनिवर्स में टोटल गैलेक्सीज कितनी है, 100 अरब। ठीक है ना, तो ये चीज 100 बिलियन, ठीक है ना, अरब को बिलियन कहते हैं, गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। एंड ईच विथ अबाउट 100 बिलियन स्टार्स। ठीक है, और हर एक गैलेक्सीज में लगभग 100 बिलियन स्टार्स है, तारे हैं। जैसे तारे तो बहुत सारे होते हैं ना, अपना सूर्य भी क्या है, सन भी एक टाइप का तारा है। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि सूर्य ग्रह है, ऐसा नहीं है, सूर्य भी एक तरीके का तारा है। ठीक है, चलो आगे देख लेते क्या कह रहा है। ब्रह्मांड का व्यास कभी कभार पूछता है, तो 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ठीक है, और ये प्रकाश वर्ष क्या है, ये भी खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। ठीक है ना, जो कि आकाश से रिलेटेड जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर में करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रकाश वर्ष के बारे में याद रखना। और एक भी याद रखना, डायमीटर ऑफ द यूनिवर्स इज मापा गया, तो लगभग मापने वाले पता नहीं कैसे मापे, लेकिन जब भी मापा गया तो उसको 10⁸ लगभग मापा गया। ठीक है, अभी साइंस में हर चीज़ पॉसिबल है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ब्रह्मांड अपना देखो फिक्स भी नहीं है। ठीक है ना, ये लगभग ही मान सकते हो इसको, अपना ब्रह्मांड जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये वहाँ विस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जो यहाँ पे बताती है कि बिग बैंग थ्योरी जो है इसके थ्रू आपकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये जो बिग बैंग हुई है ना, बिग बैंग सिद्धांत जो हमको मिला है, ये दिया था जॉर्ज लेमेंथियर ने। ठीक है, किसने दिया था भाई, मैं लिख दूं यहाँ पे, जॉर्ज लेमेंथियर ने। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ जान लो, मजा आएगा, बाकी एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, बस ये एग्जाम में पूछ सकता है कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। अब इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि जो ब्रह्मांड का जो है ना, पूछता है साइंस में,
पूछेगा नहीं बट नॉलेज के लिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखो ऐसा माना जाता है कि स्टार्टिंग में जो है ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटा सा लगभग सरसों के दाने के बराबर जो है था, ठीक है, गोल एक पिंड था सरसों के दाने के बराबर। सोचो इतना छोटा ब्रह्मांड था अपना। अब ये इतना छोटा था कि इसके अंदर क्या हुआ, ये मतलब इसके अंदर की गर्मी बढ़ती गई और ये फट गया, ठीक है, ये ऐसा माना जाता है। और ये फटा बहुत दूर तक विस्तार इसका हुआ, ठीक है ना, संकेंद्रण के मतलब अंदर के अंदर इसके दबाव की वजह से ये फटा और बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है, ऐसा माना जाता है बिग बैंग थ्योरी के थ्रू। और ये जैसे जैसे फटा और फैलते गया ये आकाशीय पिंड बनते गए उनके टुकड़ों से और ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। यही बताता है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, जॉर्ज लेमेंथियर की। और ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछेगा नहीं। अभी देखो मंदाकिनी के बारे में पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी मतलब गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सीज में 100 अरब मतलब 100 बिलियन क्या है, स्टार्स हैं, ठीक है। तो वही भाई मंदाकिनी क्या चीज़ है वो पढ़ लो। गैलेक्सी किसको कहते हैं? तारों का एक समूह है। गैलेक्सी क्या है भाई? तारों का एक समूह है जो धुंधला सा दिखाई देता है, ठीक है। और तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज है मंदाकिनी कहलाता है। इंग्लिश में देखो तो अ ग्रुप ऑफ स्टार विच अपीयर्स डीमली एंड विच इज द गैस फुल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द स्टार फॉर्मिंग प्रोसेस इज कॉल्ड गैलेक्सी। अब इतना डेप्थ में नहीं जाना, बस देखना हमको ये अ ग्रुप ऑफ स्टार है एक तरीके से, ठीक है ना। मतलब तारों का समूह को तो हम गैलेक्सी नहीं कहते, लेकिन हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है ना, कि तारों के समूह रहते हैं एक गैलेक्सी के अंदर, ठीक है ना। एक गैलेक्सी में बहुत सारे तारे रहते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? वो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, वही चीज़ कहते हैं गैलेक्सी। बाकी डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? हमारी पृथ्वी जो है दुग्ध मेखला या आकाश गंगा मिल्की वे नामक मंदाकिनी में है। देखो मैंने बोला कि ये बोला कि मतलब ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज है, तो हमारी भी एक अपनी गैलेक्सीज होगी, मंदाकिनी होगी। तो हमारी जो गैलेक्सीज है, हमारी पृथ्वी जिस गैलेक्सी में है, ठीक है, जहाँ पे हमारे सारे जो 8 ये जो है ना अपने प्लैनेट्स हैं वो किस गैलेक्सी के अंदर आते हैं, तो उसका नाम है मिल्की वे, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में आकाश गंगा या फिर दुग्ध मेखला कहते हैं और अंग्रेजी में उसको मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। जो है ना हमारी पृथ्वी जो है वो मिल्की वे नामक इन द मिल्की वे कॉल्ड मिल्की वे, ठीक है। ये जो इसको यहाँ पे आप लोग गैलेक्सी कह सकते थे, ठीक है ना, तो वो मिल्की वे नाम की जो है गैलेक्सी के अंदर है। तो यहाँ पर रेपिटेशन हो गया है मिल्की वे नामक वर्ड का, ठीक है। अब आगे हम लोग अगर ये जानते हैं कि गैलेक्सी जो है दिखने में कैसी है, तो गैलेक्सी जो दिखने में वो है आपको 80% सर्पिला है, मतलब स्पाइरल है इस तरीके से 80%, ठीक है ना, मतलब पूरी तो नहीं है, कुछ इस तरीके से है। ये पूरा सर्कल हो गया, बाकी समझ रहे हो ना स्पाइरल किस तरीके से होता है, बहुत बड़ी है ये, तो कुछ इस तरीके से है वो गैलेक्सी, ठीक है, बिल्कुल भी गोल नहीं है। तो ये चीज़ समझ लेना, लगभग 80%। और मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था भाई? गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो फर्स्ट सा द गैलेक्सी, ठीक है, गैलेक्सी के बारे में सबसे पहले देखा किसने था? गैलीलियो ने देखा था। तो यही चीज़ है। आगे देखते हैं भाई क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आकाशगंगा मिल्की वे की सबसे नज़दीक की मंदाकिनी को देवयानी का नाम दिया गया है। देखो हमारी जो है, हम लोगों ने जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है? मिल्की वे, ठीक है। और हमारे जो नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमीडिया, ये चीज़ समझ लो। हमारे नियर की जो एक देवयानी या फिर एंड्रोमीडिया है, जो उसी का नाम है, हिंदी में देवयानी कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंड्रोमीडिया नाम है उसका। तो हम जिस गैलेक्सी में है, हमारे नज़दीक की एक और गैलेक्सी जो है उसका जो है नियरेस्ट, उसका मतलब ऐसा नहीं कि चिपका हुआ कुछ, मतलब कहने का मतलब दूरी पे, लेकिन सबसे नज़दीक में है, उसको हम लोग ने एंड्रोमीडिया नाम दिया है, ठीक है। हिंदी में देवयानी नाम दिया है और विदेशियों ने एंड्रोमीडिया नाम दिया है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि एग्जाम में पूछ देगा कि हमारे मिल्की वे आकाशगंगा के नज़दीक की मंदाकिनी कौन है, तो देवयानी या फिर एंड्रोमीडिया। अब पूछा जाए नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है, तो ड्वार्फ मंदाकिनी है, ठीक है। मतलब इसके बाद अभी तक किसी मंदाकिनी के हमने गैलेक्सी के बारे में सर्च नहीं कर पाए हैं। मतलब जब ये लगभग मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ ये चीज़ों को, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी, ठीक है। तो इसके बाद अभी कोई गैलेक्सी पता नहीं चली है। तो देखो अभी हाल फिलहाल में कहने का मतलब लगभग हो गया होगा कुछ टाइम, क्योंकि मैं जब से पढ़ रहा हूँ तब से ये ड्वार्फ मंदाकिनी ही है, ठीक है, ये जो गैलेक्सी है। तो एग्जाम में पूछे कि नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी क्या है? ड्वार्फ मंदाकिनी। और जब तक कोई अदर गैलेक्सी नहीं मिल जाती है तब तक इसी को नवीनतम माना जाएगा, ठीक है, ये हमेशा नया ही रहेगा हमारे लिए। अभी गाइस क्या है, देखो यहाँ पे अब हम लोगों ने यूनिवर्स पढ़ा, गैलेक्सी पढ़ा, तो अपने इंपॉर्टेंट क्या है? सौरमंडल, ठीक है ना। हमको इंपॉर्टेंट ज़्यादा है सौरमंडल, क्योंकि सौरमंडल से सवाल आते हैं, सारे प्लैनेट से आते हैं, तो सोलर सिस्टम से पढ़ते हैं। तो देखो सोलर सिस्टम का बाबा कौन है, कहने का मतलब वहाँ का गुरु कौन है, तो सूर्य है, ठीक है। सन जो है वहाँ का सबसे क्या है? बाबा बन के बैठा हुआ है, डॉन है। सोलर सिस्टम का, सोलर प्लैनेट का डॉन कौन है भाई? सूर्य है, सन है।
अब क्यों, देखो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों का समूह जो है सौरमंडल कहलाता है। अब क्या चीज़ है ना, ये जो अपनी इस तरीके से अपनी सौरमंडल है, तो बीच में सूर्य बाबा बैठे हुए हैं, इसके चारों ओर सिर्फ प्लैनेट ही नहीं चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और प्लैनेट के साथ साथ कुछ ये है, यहाँ पे कॉमेट्स भी हैं, धूमकेतु जो है, इसके साथ साथ एस्ट्रॉयड भी है जिनको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वो क्या है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु क्या, सब हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा इंतजार करो, सब्र करो आगे की क्लासेस में, ठीक है। तो धूमकेतु है, उल्काएं हैं, और इसके अलावा आकाशीय पिंड है, जो मतलब ये सभी मिलके जो है ना सौरमंडल का निर्माण करते हैं, क्योंकि सूर्य अकेला रह के थोड़ी सौरमंडल बन जाएगा, वो तो सूर्य कहलाएगा। तो देखो एक परिवार कैसे बनता है, जब आपके फादर होंगे, आपकी मदर होंगी, आपके ब्रदर सिस्टर होंगे, तब जाके एक फैमिली बना ना। तो वही सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम बना, सभी को मिला जुला के, सारे प्लैनेट्स को, सारे कॉमेट्स को, सारे एस्ट्रॉयड्स को, मतलब धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, इन सभी को मिला के, उल्काओं को, एक कंप्लीटली सोलर सिस्टम बना अपना। वही क्या कह रहा है, सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है, अपना सूर्य है। मैंने बोला ना कि डॉन है सोलर सिस्टम का, तो सबको एनर्जी यही दे रहा है, ठीक है ना। एनर्जी के साथ साथ सबको लाइट भी यही दे रहा है। किसी भी प्लैनेट के पास अपना खुद का लाइट नहीं है, यही सबको देते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं वो लोग। अभी क्या कह रहा है, सन 1543 में पोलैंड के खगोलविद जो है कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। ये किसने बताया था कि सूर्य केंद्र में है और सारे प्लैनेट्स इसकी परिक्रमा करते हैं, तो कोपरनिकस ने बताया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोपरनिकस कहाँ का था, पोलैंड का आता था। भले ये ईस्वी मत याद करना, 1543 कोई मतलब नहीं है, लेकिन नाम जरूर याद कर लेना कि कोपरनिकस कहाँ का था, पोलैंड का और था। और इन्होंने बताया था कि सूर्य जो है सेंटर में होता है, ठीक है, सूर्य जो सेंटर में और सभी ग्रह इसके चारों चक्कर लगाते हैं। पहले लोग क्या मानते थे ना कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, सूर्य क्या है ना पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पहले लोग मानते थे, लेकिन वैसा नहीं। बाद में कोपरनिकस ने कहा कि भाई तुम लोग भ्रम में जी रहे हो, इस भ्रम को पालने से अच्छा है कि कुत्ता पाल लो, ठीक है, तुम लोग गलत सोच रहे हो। क्या है ना कि सूर्य जो है बीच में और सारे ग्रह, सारे कॉमेट्स, जो भी चीज़ें हैं, सबको इसके चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। फिर देखो क्या हो गया, और इसमें कहा गया ना कि कोपरनिकस को आधुनिक खगोलिकी के जनक कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कहते हैं कोपरनिकस को। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद कर लो। आगे क्या है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। अब ग्रहों की गति का नियम क्या है, यही कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ दीर्घवृत्तीय या फिर अंडाकार है। बताया था किसने, तो ये बताया था अपना केपलर ने। तो मैंने बोला ना कि जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पूरा ब्रह्मांडी जब स्पाइरल है तो यही अंडाग्रह नहीं रहेगा, पूरा जब ब्रह्मांडी क्या है स्पाइरल है, तो जो अपना जो सोलर सिस्टम भी है ये भी कुछ इसी तरीके से है, ठीक है। ये सन है और इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। वैसा नहीं कि बिल्कुल भी गोल है एकदम, ऐसा सर्कल नहीं है, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा ये भी स्पाइरल टाइप का है, एलिप्स मतलब इक्लिप्स आपने सुना होगा, दीर्घवृत्तीय वही है। वही क्या कह रहा है, वहीं पे सूर्य के सबसे निकट का तारा जो है ना प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये गैलीलियो ने बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। द नियरेस्ट जो पूछ देगा स्टार ऑफ द सन पूछ देगा ये, तो बताओगे आप प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। आगे कह रहा हूँ ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता। मैंने जस्ट बताया था कुछ समय पहले अभी इसी वीडियो में कि ग्रहों के पास अपना, किसी भी प्लैनेट्स के पास अपना खुद का लाइट नहीं है। पृथ्वी के पास अपना लाइट है नहीं, वो सूर्य के सहारे जी रहा है, सन के सहारे जी रहा है। वैसे ही किसी भी जितने भी अपने सोलर सिस्टम में होते हैं प्लैनेट है, आठों प्लैनेट में से किसी के पास अपना खुद का लाइट नहीं है। ये सूर्य की किरणों से प्रकाशित होती है, ठीक है। अच्छा एक चीज समझो यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा पूछेगा ना कि वो प्रवर्तित करती हैं। लाइट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। देखो लाइट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ये है कि हम लोग लाइट चैप्टर में भी पढ़ लेंगे, बट थोड़ा सा इसका ब्रीफ बता दूं क्योंकि हो सकता है कभी कभार एग्जाम में पूछ लेगा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड है। पृथ्वी जो अगर मान लो दिख रही है, नीली दिख रही है, ठीक है, या फिर आपको मैं या फिर किसी इंसान के कपड़े जो है ब्लैक दिखते हैं, या फिर आपको डिस्प्ले पे जो ये चीज़ दिख रही है ब्लैक है और इधर साइड में वाइट वाइट है, लिख रहा हूँ जो मैं येलो है, वो क्या दिख रहा है आपको, ऐसा थोड़ी कि इसका खुद का अपना कलर है, नहीं। साइंस ऐसा मानता है कि सभी चीज़ें जो है ना बिल्कुल कलरहीन है, किसी के पास कुछ कलर ही नहीं है, कलर ही नहीं है। जब आपके पास लाइट, अगर कलर होता तो आपके पास लाइट होता, ठीक है। हम लोग क्या मानते हैं, सूर्य की किरणों में 7 किरणें हैं, 7 रंग हैं जो कि स्पेक्ट्रम की मदद से हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहता है कि जो चीज़ जिस चीज़ पे पड़े, मान लो मैं ये जो मेरी टी शर्ट है, ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरी टी शर्ट है और मेरी टी शर्ट पे कोई कलर, ये सूर्य का प्रकाश पड़ा, या फिर लाइट में 7 रंग होता है, लाइट पड़ा इसके ऊपर। अब इस मेरी टी शर्ट में जो कलर एब्जॉर्ब करने की, देखो
इसमें से लगभग देखो जो कलर एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं होगी वो कलर को बाहर भेज देगा, वो बाहर भेज देगा, और जो कलर बाहर जाएगा वही रंग दिखेगा टी शर्ट का। जान लो आप देख रहे हो कि मेरी टी शर्ट ब्लैक है, मान लो, ठीक है, मान लो, और ब्लैक आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी टी शर्ट ब्लैक है, इसका मतलब ये है, साइंस मानता है कि मेरे टी शर्ट में ब्लैक कलर को ऑब्जर्व करने की क्षमता नहीं है, इसलिए ब्लैक कलर को बाहर भेज दे रहा है, बाकी के 6 रंग को ये ऑब्जर्व कर जा रहा है, इसलिए वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो जो कलर दिखाई दे रही है वो उस कलर को, मतलब उस लाइट को परावर्तित कर रहा है। तो यही आपको पढ़ने के लिए इसमें मिलेगा कि सभी ग्रह जो करते हैं सूर्य की अपनी मतलब प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इसीलिए कुछ वैसा दिखते हैं। नहीं समझ में आया तो मैं आपको लाइट के चैप्टर में जब जाऊंगा बहुत ही डेप्थ में पढ़ाऊंगा इसको, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ने में मजा कुछ है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ग्रहों के 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखो ग्रहों को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। अब ऐसा नहीं कि ग्रह 2 ही है, नहीं, ग्रह तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से भी बेचारे लड़ कट के कुछ 2 पार्ट में बट गए हैं, ठीक है, कि तू आधा जमीन ले ले, मैं आधा जमीन ले लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, किस टाइप में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह कर लो या फिर पार्थिव ग्रह कर लो, ठीक है, इनर प्लैनेट्स कह लो या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कह लो, ये क्या चीज़ है हम लोग पढ़ेंगे। अभी दूसरी टाइप की ग्रह होती है बाह्य ग्रह या फिर बृहस्पतीय ग्रह या फिर आउटर प्लैनेट्स या फिर जोवियन प्लैनेट्स, ये 2 पार्ट में बटे हुए, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और टेंशन मत लेना, साइंस में बहुत मजा आने वाला है आपको, बस सिर्फ बने रहो मेरे साथ, मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा और छोटे छोटे टॉपिक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। और जो भी चीज़ें नोट्स बनाओ, सिर्फ PDF के सहारे पढ़ने वाले लोग आँख खराब कर लोगे अपने, फिर मेडिकल में छिड़ जाओगे, ठीक है ना। एग्जाम तक PDF पे पढ़ोगे, फ़ोन पे पढ़ोगे तो फिर आँख खराब होगा, इसलिए नोट्स बना लो कि दोबारा फिर से हमको वीडियो देखने की और PDF देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।